Hello everyone, I am Siddharth Shankar Roy, PhD Scholar in Structural Engineering. Welcome to YouTube चैनल एक्सप्लोरिंग सिविल, जिसमें हम सिविल इंजीनियरिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं। अभी का जो सीरीज हमारा चल रहा है वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के ऊपर है। सो इसलिए ये सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग के लिए नहीं, बल्कि सारे इंजीनियरिंग के जो ब्रांचेस हैं जिनमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो है वो बेसिक सा एक सब्जेक्ट होता है, उन सभी के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। आज का जो वीडियो है आप टाइटल देख के समझ चुके होंगे, ये इक्वेशन ऑफ सिंपल बेंडिंग का जो डेरिवेशन होता है उसके ऊपर है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं, क्योंकि जो भी बेंडिंग इक्वेशन है वो आपका शुरू से लेके आपके मतलब एक सिविल इंजीनियरिंग के या फिर एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए शुरू से लेके अंत तक आपके ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए चलिए इसको जान लेते हैं ज़्यादा अच्छे से। चलिए मैं पहले ये डायग्राम में आपको समझा दूं, क्योंकि बहुत सारे बुक्स में इनके ऊपर डेरिवेशंस हैं, पर ये जो डेरिवेशन मैं अभी आपको बताऊंगा ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, ये हो गया बिफोर बेंडिंग एक बीम का शेप, ठीक है। सो दिस इज ए बीम, ओके, एंड दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द बीम। सो व्हाट इज द न्यूट्रल एक्सिस? मीन्स न्यूट्रल लेयर। सो दिस इज द beam before bending, and this is the curved beam after curved shape of the beam after bending, okay. So the neutral layer is the layer where no stress is there। यहाँ पे स्ट्रेस डायग्राम में देखिए, यहाँ पे जीरो स्ट्रेस है, ठीक है। So above neutral axis after bending there is compression and below tension, okay। So ये तो आप जानते होंगे, ठीक है। चलिए मैं और एक वीडियो बना दूंगा जो स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर के ऊपर होगा, तो वहाँ से आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी न्यूट्रल एक्सिस असल में होता क्या है। चलिए यहाँ पे हम ए बी सी डी ये जो रेक्टेंगुलर पोर्शन है ये कंसिडर कर रहे हैं। अब हमारे जो एनालिसिस है उसके लिए जी एच इज ए स्ट्रिंग, ठीक है। दिस साइडेड पोर्शन, द येलो पोर्शन इज ए स्ट्रिंग which one we will consider for our analysis, okay। सो जी एच एक लेयर हम ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो ई एफ जो है वो न्यूट्रल एक्सिस का डिस्टेंस है फ्रॉम यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ओके। सो यहाँ पे क्या होगा, ई एफ इज इक्वल टू जी एच इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू डी सी डिस्टेंस। सो इन सारों में डिस्टेंस जो है वो सेम ही है, क्योंकि एक ही रेक्टेंगल के लेंथ है, ठीक है। चलिए इसका क्रॉस सेक्शन ये हो गया, दिस ब्लू line, deep blue line is the cross section of the whole beam, and this yellow portion DA is the cross section of GH, ठीक है। So this is the stress diagram, neutral layer that is 0, above that compression, and extreme fiber is sigma 2 which is the maximum compression, and below neutral axis tension, sigma 1 is the maximum extreme fiber stress which is the tensile in nature, okay। एंड यहाँ से ये जो डॉटेड लाइन लिया गया है ये है लेयर, इस लेयर का स्ट्रेस सिग्मा, ठीक है, व्हिच इज एट ए डिस्टेंस y फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, ओके। सो दिस डिस्टेंस इज y फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, एंड एक्सट्रीम फाइबर जो सिग्मा 1 है उसका डिस्टेंस न्यूट्रल एक्सिस से कितना है, y1, सिग्मा 2 का कितना होगा, y2 हो जाएगा, ठीक है। तो डायग्राम से आप समझ पा रहे होंगे, अगर नहीं समझ पा रहे हो तो वीडियो को पॉज कर लो, समझ आओगे, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा इसको। So this is the shape of beam after bending, ठीक है। So this A1 B1 is the deformed shape of AB, G1 H1 is GH, E1 F1 is from EF, DC becomes D1 C1 here, okay। So these are the deformed shape of this rectangle only, okay। So if we'll join this curvature at a point, let that intersection point is O, and the angle between them is theta। So this is the angle between this and this, okay, this AD line and BC line, B1 C1 and A1 D1 line, if we will extend it, it will cross each other at point O, and the angle between them is theta, ठीक है। So distance between the neutral layer, which one is the neutral layer, E1 F1,
So because this is EF, so deformed shape is E1F1 and this is the neutral layer. ये neutral layer या फिर neutral axis हो गया आपका, ठीक है. neutral layer जो है वो ही neutral axis होता है. चलिए so यहाँ से आपका जो ये O हो गया, वहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो R होता है, ठीक है. फिर ये जो G1H1 हुआ ना, ये वाला GH, so this is the deformed shape of G1H1. so distance from this to neutral axis is y as shown here. यहाँ पे y है, so वही y यहाँ पे रहेगा, ठीक है. चलिए ये हो गया डायग्राम के बारे में डिस्क्रिप्शन. अभी हम असल चीज में चलते हैं. R is the radius of centroidal surface E1F1 which is your neutral axis after bending. ये वाला E1F1 है, न्यूट्रल एक्सिस आफ्टर बेंडिंग. सो यहाँ से यहाँ जो क्रॉस सेक्शन पॉइंट है वो पॉइंट O, डिस्टेंस कितना है, R हो गया उसका डिस्टेंस, ठीक है. विच इज ऑल्सो नोन एज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द बीम. जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द बीम होता है वो यही है, ठीक है. डिस्टेंस बिटवीन द न्यूट्रल एक्सिस एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू लाइन्स. ओके, so this is the radius of curvature. so radius of curvature from G1H1 is, अच्छा अभी G1H1 से क्या होगा, G1H1 से बस ये जो R है उसमें ऐड हो जाएगा कितना y, because R is the distance from E1F1 to O. so from G1H1 I have to add this y. okay, so हमें y ऐड करना होगा. so R plus y हो जाएगा, ठीक है. अगेन आज द न्यूट्रल एक्सिस इज assumed टू बी रिमेन अनचेंज्ड आफ्टर बेंडिंग. सो यूलर्स थ्योरी में क्या होता है, या फिर आपका यूलर्स बर्नौलीज थ्योरी में, सो बिफोर बेंडिंग जो था आफ्टर बेंडिंग वही रहेगा. कौन सा लेयर, न्यूट्रल लेयर जो होता है, ठीक है. बिकॉज न्यूट्रल लेयर में कोई भी स्ट्रेस नहीं होता. अगर स्ट्रेस नहीं होगा मतलब फोर्स भी नहीं होगा, फोर्स नहीं होगा तो डिफॉर्मेशन नहीं होगा, डिफॉर्मेशन नहीं होगा तो चेंज इन लेंथ भी नहीं आएगा. इसलिए EF जो होता है दिस इज इक्वल टू E1 एंड F1. ओके, सो न्यूट्रल एक्सिस आप इतना याद रखिए, बिफोर बेंडिंग उसका लेंथ जितना रहता है, आफ्टर बेंडिंग भी उसका लेंथ उतना ही रहता है. वो कर्व में ट्रांसफॉर्म नहीं होता, ठीक है. थ्योरेटिकली इट रिमेन्स सेम. सो E1 F1 इज इक्वल टू EF. यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, क्योंकि ये पहले EF था, सो हमने ये अज्यूम किया है कि E1F1 जो है वो बेंडिंग होने के बाद भी उतना ही रहेगा. मतलब ये क्या होगा, E1F1 जो है ना, दिस इज इक्वल टू EF इज इक्वल टू GH इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू DC, बिकॉज दीज ऑल आर सेम लेंथ. ओके, सो EF इज इक्वल टू E1F1 इज इक्वल टू GH, ठीक है. सो फ्रॉम द ज्योमेट्री ऑफ द फिगर, अभी जो फिगर है उसका जियोमेट्री देखिए क्या होगा. G1H1 डिवाइड बाय E1F1 अगर हम करें, ठीक है. सो G1H1 कैसे निकालें, R प्लस y इंटू द एंगल एट सेंटर. सो रेडियस इंटू द सेंट्रल एंगल विल गिव द आर्क लेंथ. सो G1H1 इज द आर्क, सो आर्क लेंथ विल R प्लस y इंटू थीटा, ठीक है. वैसे ही E1F1 जो हो गया आपका न्यूट्रल लेयर, उसका आर्क लेंथ कितना होगा, R इंटू क्या हो जाएगा, थीटा, ठीक है. सो ये हो गया G1H1 डिवाइड बाय E1F1, जिसे हम EF भी लिख सकते हैं, क्योंकि E1F1 जो है वो EF ही है, ठीक है, क्योंकि दिस इज द न्यूट्रल लेयर, न्यूट्रल एक्सिस. सो E1F1 इज इक्वल टू EF. सो ये हो गया. G1H1 के जगह पर हम ये लिख सकते हैं, दिस इज द फॉर्मूला फॉर आर्क लेंथ. सिंपल ज्योमेट्री है, जाके देख लो, ठीक है. फ्रॉम EF हमें R इंटू थीटा करना है, ठीक है. सो यहाँ पे थीटा जो है वो कट जाएगा, सो ये रह गया, ठीक है. चलिए, स्ट्रेन इन द फाइबर एट GH इज एप्सिलॉन, ठीक है. अभी यहाँ पे हमें स्ट्रेन निकालना है GH में, ठीक है. स्ट्रेस क्या है, इसी लेयर का स्ट्रेस क्या है, यहाँ पे सिग्मा है. सो आप जानते हैं स्ट्रेन कैसे निकालते हैं, स्ट्रेस इंटू नहीं, स्ट्रेस डिवाइड बाय E करते हैं. तो यहाँ पे हमें क्या करना है,
चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। सो GH का ओरिजिनल लेंथ कितना है, GH है, चेंज इन लेंथ कितना होगा, डिफॉर्म्ड लेंथ जो हुआ है G1H1 माइनस ओरिजिनल लेंथ GH, वो आपका हो गया चेंज इन लेंथ, ठीक है, डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। अच्छा, मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि द डेफिनेशन ऑफ द स्ट्रेन इज सेइंग दिस, स्ट्रेन का डेफिनेशन ही होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। अगर उसके बारे में आपको नॉलेज चाहिए तो मैंने ऑलरेडी स्ट्रेन के ऊपर बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो डाला हुआ है, आप पहले जाके वो देख लो। बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी मैंने सॉल्व किया है, वो सारे वीडियोस आप देख लोगे तो ज़्यादातर आपका जो भी डाउट्स है इसके ऊपर क्लियर हो जाएगा, तब यहाँ पे आएंगे आप तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए, सो दिस इज द G1H1 विच इज द डिफॉर्म्ड लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ, सो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका चेंज इन लेंथ। सो चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ कितना है, GH है, ठीक है। ये कहाँ से आ रहा है पता चल रहा है ना, ये दिस इज द डिफॉर्म्ड शेप ऑफ द बीम। सो GH का डिफॉर्म्ड लेंथ मुझे कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा G1H1 माइनस अगर ओरिजिनल लेंथ में करूँ तो वो आ जाएगा कितना चेंज हुआ है, सो दैट डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ वही GH ही है, ठीक है। चलिए, सो यहाँ पे मैं GH के जगह पे क्या लिख सकता हूँ, EF लिख सकता हूँ या नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमने तो यही लिखा है ना। चलिए इसको रिप्लेस कर देते हैं, फिर इसको कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है। फिर ये वाला जो है G1H1 डिवाइड बाई EF, ये जो है ना सिंपल आपका अलजेब्रा है, ठीक है। सो ये EF है, सो G1H1 बाई EF माइनस EF बाई EF, सो ये 1 हो जाएगा। सो G1H1 बाई EF कितना यहाँ पे निकला है, ये वाला, ये R प्लस वाई बाई R, तो इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है। सो दिस इज रिप्लेस्ड विथ दिस। फिर क्या होगा, R बाई आर प्लस वाई बाई आर माइनस 1 हो जाएगा, ये R बाई आर कट के हो जाएगा 1, सो 1 प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, ये सिर्फ यही बचता है y बाई आर, ठीक है। अभी चलिए, स्ट्रेस सिग्मा इज द इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस इन द फाइबर्स देन। सो इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस यहाँ पे देखिए DA जो हो गया, ये सिग्मा है, यहाँ पे इस लेयर में सिग्मा हो गया स्ट्रेस, तो स्ट्रेस इतना है, ठीक है। चलिए, स्ट्रेस जो होता है हम जानते हैं कि यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन होता है। सो यंग्स मॉडुलस E यहाँ पे है, स्ट्रेन हमने क्या निकाला है यहाँ पे, ये वाला स्ट्रेन कितना निकला है, y बाई आर, जस्ट इसको पुट करने के बाद ये रिलेशन मिल जाता है, ठीक है। ये पहला रिलेशन आपको यहाँ पे मिल गया। चलिए, अभी टोटल फोर्स ऑन द एलिमेंट DA इज, अच्छा, एलिमेंट DA के ऊपर कितना फोर्स आ रहा है, स्ट्रेस क्या है, सिग्मा। अगर स्ट्रेस पता है तो फोर्स कैसे निकालते हैं, स्ट्रेस इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, बिकॉज स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय एरिया। सो फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया हो जाएगा। सो अगर आपको फोर्स, स्ट्रेस, स्ट्रेन इसके ऊपर कंसेप्ट क्लियर करने हैं तो मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो डाला हुआ है, वो जाके पहले देख लीजिए, तो आपको ज़्यादा आसानी होगा समझने में, क्योंकि एक ही वीडियो में इतने सारी चीज़ों को समझाना नामुमकिन जैसा होता है, क्योंकि वीडियो को मैं सर्टन लिमिट में उसको ख़त्म करना होता है मुझे, ठीक है। चलिए, मैंने ऑलरेडी सारे वीडियोस डाले हुए हैं, आप चाहो देख सकते हो। तो ये हो गया स्ट्रेस इनटू एरिया। ये एरिया कितना है DA का, हमने कंसिडर किया है DA, ठीक है। सो एलिमेंट DA जो होता है, जो है उसका एरिया हमने DA ही कंसिडर किया हुआ है, इसलिए स्ट्रेस इनटू एरिया सिग्मा इनटू DA। बट फ्रॉम द स्ट्रेस डायग्राम, अच्छा, अभी स्ट्रेस डायग्राम में देखिए क्या है, ये सिंपल ज्योमेट्री है, सिग्मा इंटू वाई, नो, सिग्मा डिवाइड बाय वाई इज इक्वल टू सिग्मा 1 डिवाइड बाय y1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 डिवाइड बाय y2, क्योंकि ये सारे जो ट्रायंगल्स बन रहे हैं ये सिमेट्रिक ट्रायंगल्स हैं, सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स, ओके। सो ये सिंपल ज्योमेट्री से ये रिलेशन आपका निकल जाता है, कौन सा, ये वाला, सिग्मा बाय वाई इज इक्वल टू सिग्मा 1 बाय y1, हमें यहीं तक चाहिए। आप इज इक्वल टू सिग्मा 2 बाई y2 भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो भी ज्योमेट्री के हिसाब से सिमेट्री में आ रहा है, ठीक है, बिकॉज दे आर सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स। कौन से ट्रायंगल्स, ये वाला देखिए, यहाँ से ये हो गया इसका हाइट y, ये हो गया बेस सिग्मा, फिर ये बड़ा वाला क्या होगा, हाइट y1 बेस सिग्मा 1,
So base by height must be is equal to base by height of this triangle. So this is I am saying. Okay. So अगर ये हो गया तो मतलब यहाँ से मुझे सिग्मा जो है मेरा स्ट्रेस ये मिल रहा है, ठीक है। अगर ये मिल गया मुझे तो मुझे फोर्स कैसे निकालना है। सो फोर्स इज स्ट्रेस इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पे। सो सिग्मा के जगह पे मैं बस ये रिप्लेस कर दूँ कि सिग्मा 1/y1 इंटू वाई, सो इंटू डी ए, ठीक है। फिर मुझे मोमेंट ऑफ दिस फोर्स अबाउट न्यूट्रल एक्सिस चाहिए, ठीक है। तो कैसे निकालें, फोर्स इनटू डिस्टेंस इज द मोमेंट, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मोमेंट। सो फोर्स हमारा इतना इंटू डिस्टेंस न्यूट्रल एक्सिस से कितना हो रहा है, डी ए का, मतलब यहीं पे हम सारी चीज़ें कर रहे हैं ना, यहाँ से डिस्टेंस कितना है, वाई है। सो ये वाला डिस्टेंस यहाँ पे लिख दो, ठीक है। टोटल मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन वेरियस एलिमेंट्स विच इज द रेजिस्टेंस टू बेंडिंग। मतलब क्या हो गया, ये जो डी ए है ना, छोटा वाला एरिया हमने यहाँ पर कंसिडर किया है, वैसे ही बहुत सारे डी एज को लेके ये नीचे वाला हिस्सा इसका बन रहा है। इसलिए उन सारों का अगर हम कंसिडर करें मोमेंट अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, तो फिर वो कैसे हम उसको कैसे लिखें, इस टाइप का। सो विच इज नोन एज मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। सो वो जो मोमेंट होगा, ठीक है, बहुत सारे डीए जो हमने कंसिडर किया है, हमने एक ही डीए को कंसिडर किया है। अगर बहुत सारे हो गए, मतलब सारे सेक्शंस, सारे लेयर्स का जो भी आपका फोर्स आएगा, उसका जो भी मोमेंट होगा न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट में, वो जो होता है ना, उसको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं, जो कि बेंडिंग मोमेंट को रेजिस्ट करता है, ठीक है। सो दैट एम इज इक्वल टू, अच्छा, मोमेंट को बेंडिंग मोमेंट को रेजिस्ट जो करता है उसका मैग्नीट्यूड भी सेम ही होता है, क्योंकि दैट इज द एक्शन, दिस इज द रिएक्शन। सो बेंडिंग मोमेंट जितना दोगे उतना ही मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आएगा, ठीक है। तो इसलिए दिस इज सेम विथ बेंडिंग मोमेंट। सो दिस मोमेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, ये सिग्मा 1/y1 ये कॉमन रह जाएगा सबका, इनटू समीशन ऑफ जितना भी आपका डिस्टेंसेस आपका आ जाएगा इनटू डी ए। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, ये आप y यहाँ पे अंदर लाओगे तो कितना हो जाएगा, y² हो जाएगा डी ए, ठीक है। सो सिग्मा 1/y1 रह गया बाहर, बाकी जितने भी एरियाज आप लोगे उनका कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्टेंसेस आप लोगे, उसको मैं एक समीशन के रूप में इस तरह से लिख सकता हूँ, ठीक है। आई कैन राइट विल मैथमेटिकली दिस स्टेटमेंट्स कैन बी रिटन एज दिस, ओके। सो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये वाला जो चीज़ होता है ना, डिस्टेंस इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर इंटू एरिया जो होता है, वो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आप चाहो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कॉन्सेप्ट में मैंने पहले ही डाला हुआ है, आप उसको पहले देख लो। तो ये वाला आपका डाउट जो हो, यहाँ पे सबका डाउट है कि कैसे ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, क्योंकि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ही डेफिनेशन है, समेशन ऑफ एरिया इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो मैं इस जगह पे क्या लिख सकता हूँ, आई लिख सकता हूँ, ठीक है। सो आई कैन रिप्लेस दिस विथ आई। यहाँ से मुझे ये मिल जाएगा m/i इज इक्वल टू सिग्मा 1/y1। अच्छा, सिग्मा 1/y1 जो है वो किसके साथ सेम है, सिग्मा बाई वाई के साथ, ठीक है, फ्रॉम सिमिलरिटी ऑफ द ट्राइंगल्स। सो m/i इज सिग्मा 1/y1 which is equal to सिग्मा बाई वाई। सो कंबाइनिंग दिस रिजल्ट्स, ये दूसरा रिजल्ट हो गया। पहला वाला हमारा जो है वो ये है, ठीक है। सिग्मा बाई वाई कितना निकला था, e/r। सो अगर सिग्मा बाई वाई e/r है, सिग्मा बाई वाई m/i है, तो इन तीनों को हम ऐसे लिख सकते हैं। यही आपका फाइनल जो रिजल्ट है वो ये हो गया, m/i इज इक्वल टू सिग्मा बाई वाई इज इक्वल टू e/r। दिस इज नोन एज द simple bending equation, which is very much important. You have to remember this relation always, okay। आपको हमेशा याद रखना है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे आगे, जहाँ पे आपको सिर्फ ये इक्वेशन डाल के निकालना है। ये डेरिवेशन जो है सिर्फ आपके दिमाग के लिए है, अच्छे से समझ गए होंगे मैं आशा करता हूँ। ये एग्जाम्स में भी आता है कभी कभी, ठीक है। तो इसलिए आपको ये जान लेना ज़रूरी है कि ये चीज़ आखिर कहाँ से आया है। सो मैं आशा करता हूँ मैंने जो भी डेरिवेशन यहाँ पे जिस टाइप का किया है वो बहुत ही सिंपल है, आप समझ पा रहे होंगे। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो वीडियो को पॉज करके बार बार देखोगे तो समझ ही जाओगे, या फिर कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। चलिए, ये वाला तो हमारा मेन इक्वेशन आ गया। इसमें से एक और चीज़ निकलता है क्या, इन दो
इन दोनों में से, मतलब m/i = σ/y रिलेशन से हमें सेक्शन मॉडुलस मिलता है। तो सेक्शन मॉडुलस क्या है, कैसे उसका यूज़ करना है, सो ये कैसे निकला है, ये आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, आप इसको आशा करता हूँ देख के ही समझ पा रहे होंगे। ठीक है, सेक्शन मॉडुलस के बारे में एटलीस्ट उसका डेफिनेशन क्या होता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आगे हम अभी सिंपल बेंडिंग के ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम्स करेंगे, जो बाकी जो भी आपका कन्फ्यूजन है वो सारे के सारे आपका डिलीट हो जाएगा दिमाग से। ठीक है, क्योंकि ये वाला इक्वेशन जो है ना, इसमें मोमेंट यूज होता है, सो आपका जो बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स हमने किया था वो यूज होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज होगा, स्ट्रेस यूज होगा, ठीक है, यंग्स मॉडुलस यूज होगा, इस सारे चीज़ें जो है यहाँ पे आके कंबाइन हो जाता है। ठीक है, इसलिए मैंने ये डेरिवेशन को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया। ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।